हेलो दोस्तों। अनहोनी रात में आपको वेलकम करता हूं। मैं आपका बिलाल दुरानी। ये स्टोरी एक खौफनाक, श्रापित और रूह कांप देने वाली दास्तान है। ये कहानी है इंडोनेशिया के घने जंगल के बीच छुपी एक ऐसी कौम की जिनके लिए मौत खत्म होने का नाम नहीं, बल्कि वापस आने का इंतजार होता है। जंगल का नाम था कालीम बातू, और वहां रहती थी एक अलग थलग कौम जिसे दुनिया संगारा ट्राइब के नाम से जानती थी। लेकिन संगारा लोग अपने आप को एक और नाम से बुलाते थे, वापस आने वाले। उनका मानना था कि जो मर जाता है वो सच में मरता नहीं, वो सिर्फ मिट्टी के नीचे सोता है, और हर साल एक रात ऐसी होती है जब उसे जगाया जाता है। इस रिचुअल का नाम था रोह बालिक, और इसी रिचुअल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं, बिलाल दुरानी, और मेरी डॉक्यूमेंट्री टीम वहां पहुंची थी। मेरे साथ था समीर, कैमरामैन, और फरा, कल्चरल रिसर्चर। हम लोग 3 दिन जंगल के अंदर सफर करते हुए संगारा कौम तक पहुंचे। उनका गांव लकड़ी के घरों पर बना था, जमीन से ऊपर, ताकि जंगली जानवर अंदर ना आ सकें। गांव में अजीब खामोशी थी। बच्चे हमें देखकर चुप हो गए। बुजुर्ग औरतें हमें सीधा देख रही थीं, बिना पलक झपकाए। फरा ने धीरे से कहा, ये लोग आउटसाइडर्स को पसंद नहीं करते। तभी गांव का सरदार आगे आया। उसका चेहरा लकीरों से भरा हुआ था, आंखें बिल्कुल ठंडी। उसने अंग्रेजी में टूटे हुए लफ्जों में कहा, तुम रोह बालिक देखना चाहते हो? मैंने हां में सर हिला दिया। उसने कहा, जो देखोगे उसे भूल नहीं पाओगे। उस वक्त मुझे लगा यह सिर्फ एक डायलॉग है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो हमें वार्निंग दे रहा था। रोह बालिक की रात अगले दिन थी। उस रात हमें एक अलग झोपड़ी में रहने को दिया गया। रात के 2 बजे मेरी आंख खुली। बाहर से धीमी सी धुन आ रही थी, जैसे कोई पुराना गाना गा रहा हो। मैंने समीर को जगाया, कैमरा उठाओ। हम चुपके से बाहर निकले। गांव के बीच एक बड़ा सा मैदान था, और वहां मिट्टी खोदी जा रही थी। मशालों की रोशनी में लोग कब्र खोद रहे थे। एक एक करके लकड़ी के पुराने कॉफिन बाहर निकाले जा रहे थे। फरा का चेहरा सफेद पड़ गया। कॉफिन खोला गया। अंदर एक जिस्म था, सूखा हुआ लेकिन बिल्कुल पूरा। कपड़े पुराने थे। एक औरत आगे बढ़ी। उसने लाश को प्यार से छुआ। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वो मुस्कुराई, बाबा वापस आए हैं। उसने लाश को साफ करना शुरू किया। नए कपड़े पहनाए गए। फिर सब लोग उसके साथ तस्वीर लेने लगे, जैसे फैमिली रियूनियन हो। मुझे अजीब सा महसूस हुआ। लाश की आंखें बंद थीं, लेकिन जब समीर ने जूम किया, एक पल के लिए आंख की पट्टी हल्की सी हिली। मैंने सोचा हवा होगी। फिर दूसरा कॉफिन खोला गया, फिर तीसरा। लगभग 20 जिस्म लाइन में खड़े कर दिए गए। उनके हाथ रस्सी से सपोर्ट किए गए थे। मशालों की लाल रोशनी में वो ऐसे लग रहे थे जैसे बस चल पड़ेंगे। रिचुअल के बीच में सरदार ने जोर से आवाज लगाई। सब लोग चुप हो गए। उसने कहा, जो वापस आए हैं उन्हें याद दिलाओ कि वो हमारे हैं। सब लोग एक साथ एक अजीब सी धुन गाने लगे। लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उस धुन में एक रिदम था, जैसे हार्ट बीट। धक धक धक। मेरा दिल भी उस रिदम के साथ चलने लगा। समीर कैमरा पकड़े हुए था। उसने धीरे से कहा, बिलाल, मुझे लग रहा है वो हिल रहे हैं। मैंने देखा, एक लाश का सर धीरे से झुका, फिर सीधा हुआ। मेरा गला सूख गया। यह पॉसिबल नहीं। फिर एक और जिस्म का हाथ रस्सी से बाहर आया। उंगली हिली। फरा ने मेरी बाजू पकड़ी। यह नॉर्मल डिकॉम्पोजिशन नहीं है। रिचुअल और तेज हो गया। गाना जोर से होने लगा। मशालों की आग तेज हो गई, और फिर एक लाश ने अपनी आंखें खोल दी, बिल्कुल काली, पूरी तरह काली। समीर के हाथ से कैमरा लगभग गिर गया। यह रिकॉर्ड हो रहा है ना? मैंने पूछा। उसने हां कहा। लाश ने अपनी गर्दन टेढ़ी की। फिर दूसरी लाश ने भी आंखें खोली। एक के बाद एक 20 जिस्म, सबकी आंखें काली। सरदार ने जोर से चिल्लाया, उन्हें याद दिलाओ कि वो जिंदा नहीं। सब लोग एक साथ लाशों को पकड़कर जोर जोर से झुलाने लगे, जैसे किसी को जगाने के बाद फिर सुलाया जा रहा हो। लेकिन इस बार लाशों ने खुद अपने पैर हिलाए। एक जिस्म रस्सी तोड़कर सीधा खड़ा हो गया। समीर चीखा, बिलाल भागो, लेकिन मेरे पैर जम चुके थे। लाश सीधा मेरी तरफ देख रही थी।
उसका मुंह धीरे से खुला और उसमें से मिट्टी गिरने लगी। फिर उसने एक लफ्ज कहा, याद। इसके बाद सब लाशें एक साथ चीखने लगे। आवाज इंसानी नहीं थी, जैसे हवा किसी सुरंग में से गुजरती हो। गांव वाले डर गए। रिचुअल कंट्रोल से बाहर हो चुका था। एक लाश ने अपने पास खड़े आदमी का गला पकड़ लिया। उसकी गर्दन एक झटके में टूट गई। खून मशाल की रोशनी में चमका। लोग भागने लगे। सरदार चिल्लाता रहा, गाना रोको मत, गाना रोको मत। लेकिन अब देर हो चुकी थी। एक एक करके लाशें जिंदा लोगों पर टूट पड़ी। फरा गिर गई। एक जिस्म उसके ऊपर झुक गया। मैंने लकड़ी का डंडा उठाया और उस जिस्म को धक्का दिया। उसका चेहरा मेरे बिल्कुल पास था। आंखें काली, लेकिन उन आंखों में आंसू थे। वो धीरे से बोला, हमने मना नहीं किया था। मैंने उसे जोर से धक्का दिया। समीर मुझे खींचकर जंगल की तरफ ले गया। पीछे गांव में आग लग चुकी थी। लाशें दौड़ रही थीं। लोग चीख रहे थे। रोह बालिक का रिचुअल इस साल कुछ और बन गया था। हम जंगल में भागते रहे। पीछे से चीखने की आवाज कम होती गई, फिर सिर्फ खामोशी। हम रात भर भागते रहे। सुबह जब रोशनी हुई, हम वापस गांव के पास गए। गांव खाली था। न कोई लाश, न कोई आदमी, न खून, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मैदान में मिट्टी खुली हुई थी और 20 कब्र खाली। समीर ने धीरे से कहा, बिलाल, अगर वो जिंदा नहीं तो फिर कहां गए? उस वक्त मुझे महसूस हुआ, जंगल में हम 3 नहीं थे, कोई और भी साथ चल रहा था। और हर पेड़ के पीछे से काली आंखें हमें देख रही थीं। जंगल की हवा अचानक ठंडी हो गई। सूरज निकल चुका था, लेकिन रोशनी जमीन तक पूरी नहीं पहुंच रही थी। पेड़ इतने घने थे कि दिन भी अधूरा लग रहा था। समीर ने कैमरा चेक किया। स्क्रीन ऑन हुई, लेकिन उस पर स्टैटिक था, वाइट नॉइज। यह क्या बकवास है? रात का सारा फुटेज कहां गया? उसने घबरा कर कहा। मैंने उसके हाथ से कैमरा लिया। मेमोरी कार्ड इंसर्टेड था, बैटरी फुल। लेकिन जब प्लेबैक किया तो सिर्फ एक ही क्लिप थी। ड्यूरेशन 02.13 मिनट्स और थंबनेल में सिर्फ अंधेरा। मैंने प्ले किया। शुरू में सिर्फ हैवी ब्रीदिंग, फिर मशाल की हल्की सी रोशनी, फिर मेरी आवाज। लेकिन मैं वो लफ्ज कभी नहीं बोला था। वीडियो में मेरी आवाज कह रही थी, हमने उन्हें जगाया है। मेरा खून जम गया। समीर ने कहा, तू मजाक मत कर। मैंने धीरे से कहा, मैंने ये नहीं कहा। वीडियो में फिर सरदार नजर आया, लेकिन उसका चेहरा जल चुका था, आग में पिघला हुआ। और वो सीधा कैमरे में देखकर कह रहा था, अब वो तुम्हारे साथ जाएंगे। क्लिप खत्म। स्क्रीन ब्लैक। उसी वक्त पीछे से पत्तों की खरखराहट हुई। फराह ने हमें देखा। तुम दोनों ने सुना? हम दोनों एक साथ मुड़ गए। क्या? जैसे कोई चल रहा हो। हम तीनों खामोश हो गए। फिर वही आवाज, धक धक धक। वही रिदम, वही हार्ट बीट जैसी धुन, लेकिन इस बार गांव में कोई नहीं था। मैंने धीरे से कहा, हमें यहां से निकलना होगा अभी। हम जंगल के रास्ते वापस निकलने लगे। मैप फराह के पास था, लेकिन जब उसने मैप खोला, वो गीला था, जैसे किसी ने उस पर पानी गिरा दिया हो। और एक कोने में मिट्टी लगी हुई थी। उस मिट्टी में उंगली से लिखा हुआ था, याद। फराह ने सीधा मुझे देखा। तो ये तुमने किया? मैंने सिर हिला दिया। हवा और तेज हो गई। पेड़ हिलने लगे और अचानक समीर रुक गया। बिलाल, मैंने पूछा, क्या? उसने आगे इशारा किया। पेड़ों के बीच 20 साए खड़े थे, बिल्कुल सीधे, हिल नहीं रहे, बस देख रहे थे। उनकी आंखें अंधेरे में भी काली चमक रही थीं। फराह की सांस तेज हो गई। ये हमारे पीछे आ गए। समीर ने कैमरा उठाया। जैसे ही उसने रिकॉर्ड दबाया, सारे साए गायब। एक पल में जंगल फिर खाली। लेकिन इस बार हमें पता था कि वो गायब नहीं हुए, वो बस नजर से ओझल हुए हैं। हम तेज चलने लगे, लेकिन जितना आगे बढ़ते उतना ही जंगल बदलता जा रहा था। वही पेड़, वही पत्थर, जैसे हम गोल गोल घूम रहे हो। 2 घंटे चलने के बाद हम वापस उसी मैदान में खड़े थे। खाली कब्र।
समीर ने चीख कर कहा, ये पॉसिबल नहीं। फरार हो पड़ी। ये जंगल हमें जाने नहीं दे रहा। तभी एक आवाज आई, बिल्कुल मेरे कान के पास, तुमने देख लिया। मैं झटके से मुड़ा। कोई नहीं, लेकिन मिट्टी में नंगे पैरों के निशान बन रहे थे, जैसे कोई हमारे आसपास घूम रहा हो। समीर ने हाथ जोड़कर कहा, हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ रिकॉर्ड करने आए थे। हवा में हल्की सी हंसी गूंजो थी, खुश नहीं, मजाक उड़ाती हुई। फिर एक लाश धीरे धीरे पेड़ के पीछे से निकली। वही जिस्म जिसे रात को मेरी तरफ देख रहा था। कपड़े नए थे, लेकिन अब फट चुके थे। आंखें बिल्कुल काली, लेकिन इस बार उसकी गर्दन टेढ़ी नहीं थी, सीधी थी। वो इंसान की तरह चल रहा था। फराह पीछे हटी। लाश ने सीधा मुझे देखा। तुमने हमें जगाया, मैंने लरसती हुई आवाज में कहा। हमने नहीं, तुम्हारे लोगों ने। लाश मुस्कुराई। उसके होठों से मिट्टी टपकने लगी। हम सो रहे थे, याद के अंदर। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियों के सिरों पर खून नहीं, काली मिट्टी लगी थी। अब तुम याद बनोगे। उस पल जंगल का रंग बदल गया। सब कुछ थोड़ा सा अंधेरा, थोड़ा सा धीमा, जैसे वक्त स्लो हो गया हो। समीर ने लकड़ी उठाकर उस जिस्म पर मारा। लकड़ी उसके अंदर से गुजरी, जैसे वो धुआं हो। लेकिन फिर उसने समीर का हाथ पकड़ लिया, मजबूत, इंसानी पकड़। समीर चीखा। उसका हाथ धीरे धीरे काला होने लगा, जैसे मिट्टी उसकी स्किन के अंदर घुस रही हो। फराह ने चाकू निकाला और उस जिस्म के बाजू पर मारा। इस बार खून निकला, लेकिन लाल नहीं, काला, गाढ़ा। लाश ने जोर से चीख मारी। जंगल में गूंज फैल गई और पेड़ों के पीछे से बाकी 19 साए निकल आए। अब वो सब क्लियरली नजर आ रहे थे, एक लाइन में। हम 3, वो 20। मैंने धीरे से कहा, भागो। लेकिन इस बार जंगल का रास्ता खुद बंद हो गया। पेड़ झुक गए, जमीन धंसने लगी। वो 20 जिस्म धीरे धीरे हमें घेरने लगे। उनकी आवाज एक साथ निकली, याद, याद, याद। मेरा सर फटने लगा, हार्ट बीट तेज, धक धक धक। वही रिदम, वही गाना, लेकिन इस बार गांव वाले नहीं गा रहे थे, ये वो खुद गा रहे थे। लाश जिसे फराह ने चाकू मारा था, मेरे बिल्कुल पास आ गया। उसने मेरे माथे को छुआ और उस पल मुझे सब याद आ गया। हमने रात को रिचुअल के वक्त सिर्फ रिकॉर्ड नहीं किया था, हमने सरदार की बात इग्नोर की थी, जब उसने कहा था, गाना रोको मत। उस पल समीर ने कैमरा एंगल के लिए एक मशाल गिरा दी थी। गाना 1 सेकंड के लिए रुका था, बस 1 सेकंड। और वही सेकंड था जब वो पूरी तरह जाग गए थे। हमने चेन तोड़ा था, हमने नींद तोड़ दी थी, और अब वो अपनी जगह ढूंढ रहे थे। लाश ने धीरे से कहा, एक जगह खाली है। मैंने देखा, उन 20 में से एक जिस्म का चेहरा धीरे धीरे समीर जैसा बन रहा था। उसकी आंखें काली हो रही थीं। समीर नीचे गिर गया, उसका हाथ पूरा काला। वो मेरी तरफ देखकर बोला, बिलाल, मुझे सुला दो। फराह चीख उठी। लाशें एक साथ आगे बढ़ीं, और उस पल जंगल में एक जोर का धमाका हुआ। जमीन फट गई और हम तीनों नीचे गिर गए। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा, और उस अंधेरे में हार्ट बीट, धक धक धक, जैसे जमीन के नीचे कोई इंतजार कर रहा हो। हवा बिल्कुल रुक चुकी थी। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि मशाल की रोशनी भी उसे चीर नहीं पा रही थी। बिलाल और समीर अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने जो देखा था वो हकीकत थी या किसी बुरी रूह का धोखा। गली के आखिर में जो लाश खड़ी थी, जिसका कफन आधा खुला हुआ था और जिसका चेहरा उन दोनों की तरफ धीरे धीरे उठ रहा था, वो अब गायब हो चुकी थी। बिलाल, वो कहाँ गई?
समीर की आवाज कांप रही थी। बिलाल ने जवाब नहीं दिया। उसका गला सूख चुका था। जमीन पर गीले निशान बने हुए थे, बिल्कुल नए, जैसे कोई भारी चीज घसीट कर ले जाई गई हो। निशान सीधा उनके घर की तरफ जा रहे थे। समीर ने मशाल नीचे की। ये तो तुम्हारे घर की तरफ जा रहे हैं। बिलाल का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने धीरे से कहा, नहीं, ये मुमकिन नहीं। लेकिन निशान वाकई उसके घर के दरवाजे तक जाकर रुक गए थे। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, अंदर अंधेरा। बिलाल ने समीर को पीछे रहने का इशारा किया और खुद दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। दरवाजा किर की आवाज के साथ खुला। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। लेकिन अजीब बात यह थी कि कमरे में कोई खिड़की खुली नहीं थी। समीर ने फुसफुसाया, बिलाल, तुम्हारी अम्मी? बिलाल ने तुरंत मां के कमरे की तरफ देखा। दरवाजा बंद था, लेकिन जमीन पर पानी के निशान बिल्कुल उस दरवाजे तक जा रहे थे। बिलाल ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। कमरा खाली, पलंग पर चादर बिखरी हुई, लेकिन अम्मी वहां नहीं थी। बिलाल का सांस तेज हो गया। उसने पूरे घर में देखा, रसोई, स्टोर रूम, छत, कहीं नहीं। तभी पीछे से धीमी सी हंसी की आवाज आई। वही हंसी, वही जो कब्रिस्तान में सुनी थी। दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। दीवार पर गीली मिट्टी से एक निशान बना हुआ था, एक पुराना सा सिंबल, वही सिंबल जो उन्होंने कब्रिस्तान में एक कब्र पर देखा था। समीर ने धीरे से कहा, बिलाल, ये वही निशान है जो उस कब्र पर था जिसे आज खोला गया था। बिलाल को याद आया, आज रात उन्होंने उस रिवायत में हिस्सा लिया था जहां साल में एक दफा लोग अपने मुर्दों को कब्र से निकालते हैं, उन्हें साफ करते हैं, तस्वीरें लेते हैं और फिर वापस दफन कर देते हैं। लेकिन आज एक लाश गायब हो गई थी, और वो लाश थी हाजी करीम चचा की। एक ऐसा आदमी जिसके बारे में कहते थे कि जिंदा होते हुए भी वो अजीब था। लोग कहते थे कि वो रातों को कब्रिस्तान में अकेला बैठता था और कहता था कि मौत खत्म नहीं, सिर्फ शुरुआत है। बिलाल ने दीवार को हाथ लगाया। मिट्टी अभी तक गीली थी, मतलब कोई अभी यहां था। तभी छत से जोर की धड़ धड़ की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज छत पर चल रही हो। समीर ने मशाल ऊपर की तरफ की। लकड़ी की छत हिल रही थी और फिर एक सफेद हाथ छत के एक छेद से बाहर निकला। उंगलियां लंबी, नाखून काले और हाथ बिल्कुल गीला। समीर चीखा। बिलाल जम गया। हाथ धीरे धीरे नीचे आने लगा और फिर छत का टुकड़ा टूट कर गिरा। उसके साथ ही एक जिस्म नीचे गिरा, धड़ से। वो हाजी करीम की लाश थी, लेकिन अब वो लाश नहीं लग रही थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, कफन पूरा फटा हुआ और चेहरे पर वही अजीब मुस्कान। तुमने मुझे जगाया। उसकी आवाज सूखी और घिसी हुई थी, जैसे मिट्टी में से आ रही हो। समीर पीछे हट गया। बिलाल ने हिचकिचाते हुए कहा, हमने सिर्फ रिवायत निभाई थी। लाश ने अपना सर टेढ़ा किया। रिवायत या खेल? उसकी गर्दन धीरे धीरे घूम रही थी, हड्डियां चरमराने की आवाज के साथ। तुम लोग हर साल हमें जगाते हो, हमें छूते हो, हमें देखकर हंसते हो, तस्वीर बनाते हो। उसकी आवाज में गुस्सा भरने लगा। लेकिन आज मैं वापस नहीं जाऊंगा। तभी बाहर से चीखने की आवाज आई। गली में लोग भाग रहे थे। बिलाल और समीर दौड़कर बाहर निकले। पूरा गांव अफरा तफरी में था। कब्रिस्तान की तरफ से धुआं उठ रहा था और सबसे खौफनाक मंजर, कब्रिस्तान की कई कब्रें खुली हुई थीं और लाशें गलियों में चल रही थीं। कुछ धीरे, कुछ टेढ़ी, कुछ अपने कफन घसीटते हुए, और उन सब की आंखें खुली हुई थीं। गांव के बुजुर्ग मौलवी साहब बीच में खड़े थे। वो चीख रहे थे, आज रिवायत टूट गई है, किसी ने हद पार कर दी है। बिलाल ने देखा कि हाजी करीम की लाश भी अब उन लाशों के बीच चल रही थी, लेकिन वो सीधा बिलाल को देख रहा था, जैसे उसका निशाना सिर्फ बिलाल हो। समीर ने घबराकर कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने उस कब्र को हाथ लगाया था सबसे पहले। बिलाल ने याद किया, हाँ, जब हाजी करीम की लाश को निकाला गया था तो बिलाल ने मजाक में उसका चेहरा से कफन हटाकर तस्वीर ली थी, और फिर उसने धीरे से कहा था, अगर रूह होती है तो अभी आंखें खोलो। वो लफ्ज जैसे किसी ने सुन लिए हों। हाजी करीम अब बिल्कुल करीब था। उसकी आंखें अंधेरी, लेकिन उनमें अजीब सी रोशनी चमक रही थी। उसने हाथ उठाया और पूरे गांव की लाशें रुक गईं। खामोशी, सिर्फ हवा की सरसराहट। फिर सीधा बिलाल की तरफ इशारा किया, तुम मेरे साथ चलो। बिलाल का जिस्म सुन्न हो गया। समीर भाग गया। लोग अपने घरों में बंद हो गए। बिलाल अकेला रह गया। हाजी करीम उसके सामने आ खड़ा हुआ, इतना करीब कि उसकी सांस की बदबू महसूस हो रही थी। जो जगाता है वो कीमत देता है। बिलाल ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए, जैसे मिट्टी उसे पकड़ रही हो। जमीन फटने लगी। कब्रिस्तान की मिट्टी गली तक फैलने लगी
और लाशें धीरे धीरे वापस कब्रों की तरफ चलने लगीं। सिर्फ एक लाश वहीं खड़ी थी, हाजी करीम। उसने बिलाल का हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब बिलाल ने आंखें खोली तो वो कब्रिस्तान के बीच खड़ा था। उसके आसपास सब कब्रें बंद थीं, सब कुछ नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ना हो। लेकिन उसके हाथ पर गीली मिट्टी लगी हुई थी और उसकी कलाई पर निशान, उंगलियों के, बिल्कुल गहरे। दूर से आवाज आई, किसी बच्चे की, अगली बार तुम बाहर आओगे। बिलाल ने धीरे से नीचे देखा। जिस कब्र पर वो खड़ा था उस पर लिखा था, बिलाल दुर्रानी, तारीख वफात कल। उसका खून जम गया और तभी पीछे से मिट्टी हिलने लगी। कब्र धीरे धीरे खुलने लगी और अंदर से कोई हाथ बाहर आने लगा। मिट्टी फट रही थी। बिलाल की सांसें टूट रही थीं। उस कब्र पर उसका नाम, उसकी तारीख वफात कल। और अब उसी कब्र के अंदर से एक हाथ बाहर निकल रहा था, सफेद, गीला, उंगलियों के नाखून लंबे और काले। बिलाल पीछे हटना चाहता था लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे, जैसे जमीन ने उसे अपना हिस्सा बना लिया हो। हाथ धीरे धीरे ऊपर आया, फिर दूसरा हाथ। मिट्टी के अंदर से कोई अपने आप को बाहर खींच रहा था। बिलाल की आंखों के सामने उसकी ही शक्ल उभरने लगी। वो चेहरा बिल्कुल उस जैसा, लेकिन आंखें बिल्कुल खाली, काली, जैसे अंदर कुछ भी जिंदा ना हो। बिलाल का डुप्लीकेट कब्र से बाहर आ गया। उसके होठों पर धीमी सी मुस्कान थी। देर कर दी तुमने, उसने सूखी आवाज में कहा। बिलाल का गला बंद हो गया। तुम कौन हो? वो मुस्कुराया। मैं वो हूं जो हर साल जागता है जब तुम लोग हमें कब्र से निकालते हो। हवा में अचानक से चीखने की आवाजें गूंजने लगीं। बिलाल ने इधर उधर देखा। कब्रिस्तान फिर से जिंदा हो रहा था। कब्रें हिल रही थीं, मिट्टी उबल रही थी, जैसे नीचे से कोई सांस ले रहा हो। उसका डुप्लीकेट धीरे धीरे उसके करीब आया। तुम लोग सोचते हो कि याद ताजा कर रहे हो, लेकिन तुम दरवाजा खोल देते हो। बिलाल ने हिम्मत जुटाई। दरवाजा किस चीज का? दोनों जहानों के बीच का। इतना कहकर डुप्लीकेट ने अपना हाथ बिलाल के सीने पर रखा। बिलाल ने महसूस किया कि उसका जिस्म अंदर से ठंडा होता जा रहा है, जैसे रूह खींची जा रही हो। दूर कहीं से मौलवी साहब की आवाज आई। वो कुछ पढ़ रहे थे, तेज, बुलंद। अचानक डुप्लीकेट पीछे हट गया। उसका चेहरा टेढ़ा हो गया। उन्हें रोको, वो गुस्सा हुआ। बिलाल ने देखा कि कब्रिस्तान के दरवाजे पर मौलवी साहब खड़े थे। उनके हाथ में पुरानी सी किताब थी। वो दुआ पढ़ रहे थे। हर लफ्ज के साथ हवा तेज होती जा रही थी। मिट्टी दोबारा कब्रों में गिरने लगी। लाशें जो निकल रही थीं वापस नीचे धंसने लगीं। डुप्लीकेट ने चीख कर कहा, तुम बच नहीं सकते, रिवायत अब टूट चुकी है। बिलाल ने जोर लगाकर अपना हाथ छुड़ाया और मौलवी साहब की तरफ भागा। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे कोई उसे पीछे खींच रहा हो। डुप्लीकेट ने पीछे से उसका नाम पुकारा, बिलाल, अगर तुम वापस गए तो अगला साल तुम नहीं आओगे, मैं आऊंगा। बिलाल ने पलटकर नहीं देखा। वो सीधा मौलवी साहब तक पहुंचा। मौलवी साहब ने उसका हाथ पकड़ा और उस पर फूंक मारी। एक झटका सा लगा, जैसे बिजली का करंट। आंखों के सामने सब सफेद हो गया। जब होश आया, सुबह हो चुकी थी। कब्रिस्तान बिल्कुल खामोश। बिलाल जमीन पर पड़ा था। उसके पास मौलवी साहब बैठे थे। समीर भी वहां था। तुम ठीक हो? समीर ने घबरा कर पूछा। बिलाल ने धीरे से उठकर इधर उधर देखा। सब कब्रें बंद, सब कुछ नॉर्मल। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली। कल रात हद पार हो गई थी। किसी ने मजाक में रूहों को चैलेंज कर दिया। बिलाल ने आंखें झुका ली। मैं था, उसने धीरे से कहा। मौलवी साहब ने उसकी तरफ देखा। हर रिवायत की एक हद होती है। मुर्दों को इज्जत से याद करो, उन्हें खिलौना मत बनाओ। बिलाल ने हां में सिर हिलाया। गांव में फैसला हुआ कि इस साल के बाद यह रिवायत बंद कर दी जाएगी। कोई कब्र दोबारा नहीं खोलेगा, कोई तस्वीर नहीं बनाएगा। सब कुछ खत्म। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
उस रात के बाद बिलाल को अजीब ख्वाब आने लगे। हर रात वो खुद को कब्र के अंदर देखता, अंधेरा, तंग जगह, सांस रुकती हुई और ऊपर से मिट्टी गिरती हुई। हर ख्वाब में वो चीखता, लेकिन आवाज बाहर नहीं जाती। 1 महीना गुजरा, सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। फिर एक दिन समीर दौड़ता हुआ आया, बिलाल कब्रिस्तान चलो। बिलाल का दिल डूब गया। वो दोनों भागकर कब्रिस्तान पहुंचे। एक कब्र खुली हुई थी, सिर्फ एक, और वो कब्र थी हाजी करीम की। अंदर कोई लाश नहीं थी, सिर्फ एक चीज रखी थी, एक तस्वीर। बिलाल ने तस्वीर उठाई, उसकी सांसें रुक गईं। तस्वीर में गांव वाले खड़े थे, बीच में हाजी करीम की लाश कुर्सी पर बैठी थी और उसके बिल्कुल पास बिलाल खड़ा था। लेकिन यह वो तस्वीर नहीं थी जो उसने ली थी। इस तस्वीर में बिलाल की आंखें काली थी, बिल्कुल उस डुप्लीकेट जैसी, और तस्वीर के नीचे लिखा था, अगला साल इंतजार रहेगा। बिलाल के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से अपनी कलाई देखी, वही गहरा निशान उंगलियों का जो उस रात लगा था। लेकिन अब वो निशान धीरे धीरे काला पड़ रहा था, जैसे जल रहा हो। दूर से बच्चों की हंसी की आवाज आई। बिलाल ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कब्रिस्तान के कोने में उसका डुप्लीकेट खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। और इस बार वो सिर्फ बिलाल को नहीं देख रहा था, वो सीधा आपको देख रहा था। हां, आपको, जैसे कह रहा हो, अगला नाम तुम्हारा हो सकता है। अगर स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दी एंड।